प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि आप हमें विपक्ष को साथ देना चाहिए विमेन्स रिजर्वेशन लागू करने का। हम तो साथ दे चुके हैं, हम तो पारित कर चुके हैं। तो इसी लोकसभा में आप एक 33% दीजिए ना, 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? कल ही पास हो जाएगा, हो जाता, इसी सत्र में हो जाता। लेकिन आपकी मंशा कुछ और है, और मैं बताता हूं देशवासियों के मंशा क्या है। इस बार तो आपने भाई और बहनों बोला नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं तो सोच रहा था कि कब बोलेंगे आप। इस बार आपने मतलब अपना लहजा ही बदल दिया आपने। मेरे प्यारे देशवासी, अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए, मतलब कि सोच का बदलाव भी होना चाहिए, जो बोलने का लहजा है उसमें भी बदलाव होना चाहिए, और जिस तरह से आप देश चला रहे हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन छोड़िए इस बात को। तो विमेन रिजर्वेशन आप क्यों नहीं पास करते? इसलिए नहीं पास करते क्योंकि आप चाहते हो कि जब तक आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल ना जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप विमेन्स रिजर्वेशन पास करके डीलिमिटेशन करवाओगे। और डीलिमिटेशन के द्वारा, जिस तरह से आपने असम में किया था कंस्टिट्यूएंसीज का, जो जिसको हम जेरीमैंडरिंग बोलते हैं, कि अपने समझ के साथ एक कंस्टिट्यूएंसी की कॉन्ट्रोवर्स बनाओगे और उसके द्वारा फिर आप इलेक्शन कराओगे, और एक बार 2/3 हो गया तो आप संविधान भी बदल दोगे। इसलिए आप विमेन्स रिजर्वेशन अब पारित नहीं करना चाहते। आपकी मंशा है, ये है, जेरीमैंडरिंग कराओ, संविधान बदलो, और ऐसी सिचुएशन लाओ देश में कि हमारा जो संविधान है वो भी बदल जाए। ये हम होने नहीं देंगे। देश की जनता जानती है कि आपका असली मकसद क्या है। आपका मकसद ये नहीं है कि आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करो, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो। अगर करना चाहते तो इस तरह से जो जंतर मंतर में हुआ था, आपकी सरकार कभी ऐसे नहीं करती। जिस तरह से हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह से उनको मारा गया और जिस तरीके से मारा गया, ये बात मैं आज नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जानते हो और आपके कमिश्नर जानते हैं और आपके गृह मंत्री जानते हैं। इसलिए तो आप सत्र में आए नहीं, ना आप आए तो ना गृह मंत्री आए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी आपकी जो जहां महिलाओं की बात है वहां कोई इज्जत नहीं है। इज्जत होती तो ऐसा आप कभी नहीं करते। जिस तरह से आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपने कुछ किया? किसी मंत्री को हटाया? तो ये तो हो गई विमेन्स रिजर्वेशन की बात। विपक्ष तैयार है, आप पारित करो इसको, 1/3 अभी दे दो। तीसरी बात, अपील टू द यूथ। इन्होंने कहा मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं। क्या अपील करना चाहते हैं? कि आप हमें प्रतिदिन 2 घंटा दीजिए, और जो एन्यूमरेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें आप सहायता कीजिए, और आप डिजिटल मोड से अपलोड कीजिए परिवार के नाम, कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पिछले 12 साल में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रही, वोटर लिस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक होती रही, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नाम डिलीट करते रहे। वो नाम डिलीट करते रहे जिनसे उनको वोट नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप चुनाव जीतते रहे। तो अब आपको ख्याल आया है 12 साल के बाद कि भैया देखो, ऐसा ये तो युवाओं का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो काम कर नहीं सकता, तो उसको बर्खास्त करो ना। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कि आप खुद ब खुद ये काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो तो आपके इशारे पे चलता है। अब चौथी बात, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट बट नेशन फर्स्ट, मतलब कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट पीछे हटा दो और देश को प्राथमिकता दो, देश के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दो। तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, देश में प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन आप कर रहे हो ये काम प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से आप 2/3 करना चाहते हो ना पार्लियामेंट में, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है? आपने 7 MP आपके तोड़ के पंजाब बैठा दिए। आपने
टीएमसी के एमपी तोड़ के 22 वो यहां बैठा दिए, आपने एनसीपी के तोड़े, आपने शिवसेना के तोड़े, तो क्या नेशन फर्स्ट है? ये अपने लिए तोड़े के देश के लिए तोड़े? आपका हर कार्य, आपकी सोच, आपका हर कदम अपने लिए होता है। अपने लिए मतलब आपकी पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए, ताकि सत्ता आपके हाथ में रहे। आप देश की प्राथमिकता आपके मन में बहुत दूर है, और 2014 से आज तक कोई आपकी प्राथमिकता देश के प्रति नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, शायद उचित न भी हो। बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता है ना, तो 12वीं करके वो ग्रेजुएट हो जाता है। तो आपकी पार्टी आज के दिन, और आप आज के दिन प्राइमरी में हो, क्योंकि पिछले 12 साल ने आपने कुछ नहीं किया। आप बता दीजिए क्या किया आपने? वो स्मार्ट सिटी कहां गई? हुआ कुछ उनका? आप कहते हो कि आप नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। आपके नोएडा की एयरपोर्ट की आपने तस्वीर देखी? नया एयरपोर्ट और फ्लडिंग। महाराष्ट्र में हर साल क्या होता है आपने देखा? गुजरात में इस बार क्या हुआ? मतलब लोग तो अच्छी बात होती है कि लोग बोट खरीद लेते ताकि अपना दफ्तर तो पहुंच जाते हैं। आपने अपनी नई सड़कें देखी हैं जिसका उद्घाटन अभी हुआ है, वहां गड्ढे हैं। ये आपके काम है, और आप विकसित भारत की बात करते हो। कहां गया बनारस जो आप क्योटो बनाना चाहते थे? वहां तो 3 व्हीलर भी डूब रहे हैं। यह है आपका विकसित भारत? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये किस किस्म की देश बनाना जा रहे हैं आप? पिछले 12 साल में आपने केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके मानसिक बंटवारा किया। आप कहते हो कि अब देश जुड़ना चाहिए, तो पिछले 12 साल क्या कर रहे थे आप? ये बड़े दुख की बात है कि सारी विवादित बातें समाज के प्रति आपकी नीतियों से आपने अपनाया और बंटवारा किया, मानसिक बंटवारा किया इस देश का, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है, हानिकारक रहेगा। मालूम नहीं कब हम इस देश को दोबारा इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन अब जो है अपने युवाओं ने तो ये बात सोच ली है कि भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो जो विकास जो हुआ है ना, वो केवल भाजपा का हुआ है, और हर जिले में जो है भाजपा ही भाजपा। आप देखिए ना, आपके कितने दफ्तर बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार RS के दफ्तर बन गए, भाजपा के दफ्तर बन गए। तो विकास तो आपका हुआ है, और आप कहते हो विकास हुआ है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो 80 करोड़ लोगों को आप 25 किलोग्राम अनाज देते हो, क्यों देते हो? अच्छी बात है, इसलिए देते हो क्योंकि गरीब है वो अगर वो अनाज नहीं उनको मिलेगा आपकी सोच से, वो बेचारे करेंगे क्या? तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग इस देश में लाचार हैं। ये मतलब हुआ ना कि बिना 25 किलो अनाज के वो अपना घर नहीं चला पाएंगे। तो ये आपका विकसित भारत, ये विकास की दर है आपकी। और ऐसे भाषण देते हैं आप। वो 15 लाख रुपए तो आज तक नहीं आया, और 247 किसने देखा? आपको बताना चाहिए था, क्योंकि आप एक मौका था कि कितनी प्रगति की है हिंदुस्तान ने 2014 के बाद आज तक। आपको यह बताना चाहिए था कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ा है। आपको यह बताना चाहिए था, लेकिन आपने तो बताया नहीं। अब मैं कुछ मुद्दों पे आऊंगा। पहली बात ये कह रहे हैं कि हमारा देश ग्लोबल सप्लायर बनेगा। भाई अभी तो ग्लोबल बायर है, तो सप्लायर कहां से बनेगा जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग केवल 13% है GDP की, जब रोजगार ही नहीं है,
जब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, युवाओं की खास तौर पे, कुछ आयु के युवाओं की तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है, वैसे 16% है। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ग्लोबल सप्लायर देश कैसे बनेगा? चीन से चीन, सब कुछ तो आप चीन से लाते हैं या अमेरिका से लाते हैं। आपने मेडिकल इक्विपमेंट की बात किया, मुझे एक बता दीजिए कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट यहां मैन्युफैक्चर होता है? सब तो इंपोर्ट होता है। डॉपलर हार्ट मशीन इंपोर्ट होती है, सब चीजें इंपोर्ट होती हैं। फिर आप कहते हो कि हम ग्लोबल सप्लायर बनेंगे। ऐसे ही आप सपने बेचते हो ना। आपको याद है आपने कहा था कि भाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ जॉब हम देंगे सालाना। कहां है वो 2 करोड़ जॉब? आपने कहा था कि देखिए हिंदुस्तान एक विश्व में एक जाना माना देश होगा, लेकिन विश्व में हम जाने, हमारी तो आवाज ही नहीं उठती। वहां अरुणाचल में आर.के. सिंह ने, बिहार का जो आपका ही मंत्री था, उसने कहा कि अरुणाचल में चीन कब्जा कर रहा। आपने कभी बात की फॉरेन पॉलिसी की उसके बारे में? देश को बताया, देश को अवगत किया कि क्या हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में? और लद्दाख में तो हम देख ही रहे हैं। फिर आपने कहा कि ग्रीन इकोनॉमी, और ग्रीन इकोनॉमी की आप एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा।